अभिवादन दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। इस व्याख्यान का विषय है, आज के इस अध्ययन का विषय है पाश्चात्य दर्शन का विभाजन और उसकी विशेषताएं। ऐतिहासिक दृष्टि से पाश्चात्य दर्शन को हम 5 युगों में विभाजित कर सकते हैं। पाश्चात्य दर्शन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। ये युग इस प्रकार से हैं: ग्रीक युग, मध्य युग, संधिकाल, आधुनिक युग, अर्वाचीन युग और समसामयिक युग। इन पर संक्षेप में विचार कर लेते हैं। इनका कालखंड क्या है और इस युग की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से प्रमुख दार्शनिक इन युगों में रहे हैं। सबसे पहले आता है ग्रीक युग। ग्रीक पीरियड जो है वो ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व से 4ठी शताब्दी तक का जो काल है वो ग्रीक युग कहा जाता है। इस युग में पाश्चात्य दर्शन का आरंभ यूनान में हुआ। यहाँ सर्वप्रथम जड़ जगत का विवेचन किया जाता था। थेल्स से लेकर डेमोक्राइटस का दर्शन जड़ जगत का दर्शन कहा जाता है। यहाँ कॉस्मोलॉजी पर यानी कि ब्रह्मांडिकी मीमांसा पर जोर दिया गया है। इसके बाद यूनानी दार्शनिक आत्मविश्लेषण की ओर मुड़ते हैं। यहाँ ज्ञान मीमांसा की प्रमुखता दिखाई पड़ती है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इस युग के महान विचारक माने गए हैं। प्लेटो तथा अरस्तु के दर्शन समन्वयात्मक दर्शन के ज्वलंत उदाहरण कहे जा सकते हैं। इनके दर्शनों में वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, तत्वनिष्ठा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। यहाँ दर्शन धर्म से स्वतंत्र होकर अग्रसर दिखाई पड़ता है हमें। इसके बाद का जो युग है वो है मध्य युग, मिडाइवल पीरियड। ये जो काल है वो है 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का जो युग है वो मध्य युग कहलाता है। लगभग 1000 वर्ष तक दर्शन स्वतंत्र रूप से विचरण करता हुआ पुनः ईसाई धर्म का अनुयायी बन जाता है। यह दर्शन कैथोलिक चर्च के आदर्शों का गुलाम हो जाता है। यहाँ पर दर्शन जो है कैथोलिक चर्च के आदर्शों पर चलता है, यानी कि धर्म का प्रभाव हो जाता है। यहाँ पर यह अंधकार का युग है, डार्क पीरियड है। यहाँ दर्शन स्वतंत्र चिंतन दर्शन का कुंठित हो जाता है। तर्क एवं बुद्धि के स्थान पर अंधविश्वासों का बोलबाल हो जाता है। इस युग को शास्त्रीय युग कहा जाता है। संत अगस्टीन, एक्विनस, अंसेलम इसके महान धार्मिक विचारक हैं इस युग के। यहाँ अरस्तु के तर्कों को तोड़ मड़ोड़ कर उनका उपयोग ईसाई धर्म के उत्थान के लिए किया गया। इसके बाद का जो काल है, जो युग है, वो है संधि काल, ट्रांजिशन पीरियड है। ये जो काल है वो है 15वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक, यानी कि 1450 से लेकर 1644 तक, 1450 से लेकर 1644 तक का काल संधि काल कहा जाता है। यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धार्मिक सुधार का यहाँ ये काल है। इस युग में व्यक्ति की स्वतंत्रता और भौतिक विज्ञानों की प्रगति यहाँ पर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर धार्मिक प्रभावों की कमी भी यहाँ पर नज़र आती है। निकोलस ऑफ क्यूसा से लेकर फ्रांसिस बेकन तक का जो इतिहास है वो संधि काल का इतिहास है। ब्रूनो टॉमस कैंपालेना ने यहाँ पर ईसाई धर्मांधता से दर्शन को मुक्त कराने का प्रयास किया है। बेकन ने अपनी आगमन प्रणाली से दर्शन को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने का यहाँ पर प्रशंसनीय कार्य इस युग में किया था। इस युग ने आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद का जो युग है वो है आधुनिक युग। ये 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक का जो काल है वो आधुनिक युग कहा जाता है। पाश्चात्य दर्शन के इतिहास का आधुनिक युग जो है वो देकार्त से प्रारंभ होता है। इन्होंने संदेह विधि द्वारा दर्शन को अंधविश्वासों से, रूढ़िवादिता से मुक्त किया।
देकार्त के साथ स्पिनोजा, लाइबनिज ने भी बुद्धि और विवेक को ज्ञान का सही सूत्र बताया। दूसरी ओर लॉक, बर्कले, ह्यूम ने अनुभव तथा प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र साधन यहाँ पर बताया। बुद्धिवाद, अनुभववाद जैसे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों में कांट ने समन्वय लाने का अथक प्रयास किया। कांट के बाद हीगल, ब्रैडले विकासवादी दार्शनिक हुए हैं। कांट के अनुसार वास्तविकता अज्ञात और अज्ञेय है। इसके विपरीत हीगल के अनुसार बुद्धि और सत्य में कोई अंतर नहीं है। हीगल के बाद जो दार्शनिक हुए हैं वो हैं शोपेनहावर और नीत्शे। इन्होंने बुद्धिनिष्ठता के स्थान पर संकल्पों और भावनाओं पर अधिक जोर दिया है। इसके विपरीत नीत्शे भी महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं। इस युग के बर्गसा भी इसी युग के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने प्राण शक्ति और सृजनशीलता पर विशेष जोर यहाँ पर दिया है। अगला जो युग हुआ है, अगला जो युग विभाजन है उसमें आता है अर्वाचीन युग। ये जो काल है ये 19वीं शताब्दी का जो काल है वो अर्वाचीन युग कहलाता है। यह हीगल के विज्ञानवाद, सर्वेश्वरवाद, बुद्धिवाद, प्रागनुभविक पद्धति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। इस युग में अभौतिकतावाद, संकल्पवाद, रहस्यवाद, अंतःप्रज्ञावाद का उदय दिख पड़ता है। इस प्रकार अस्तित्ववाद, अर्थक्रियावाद, संवृत्ति शास्त्र भी इसी विचारधारा जो है इसी युग की महान उपलब्धियां हैं। इसके बाद का जो युग है वो है समसामयिक युग। यह युग 20वीं शताब्दी का जो युग है वो समसामयिक युग कहलाता है। विज्ञान, गणित से ये पूर्णतः प्रभावित युग है। इस युग का प्रारंभ ब्रैडेड रसेल से होता है और ये अनुभववादी क्रांति के जनक माने जाते हैं। इस तरह से ये जो पाश्चात्य दर्शन है उनका काल विभाजन किया गया है। अब हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन जो है उसकी सामान्य विशेषताएं हैं उस पर अध्ययन कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन पर अध्ययन किया जा रहा है यहाँ पर। उनमें प्रमुख है प्राचीन परंपरा का विरोधी है। पाश्चात्य दर्शन जो है वो प्राचीन परंपरा का विरोधी है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन प्रधान विशेषता यही है कि प्राचीन परंपरा और उनके मूल्यों का ये खुलकर विरोध करता है। किसी तथ्य को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी छानबीन की जाती है। आधुनिक विचारक एडजस्टमेंट यानी कि अभियोजन के बजाय युग और वातावरण से विद्रोह उठाते हैं। यही कारण है कि आधुनिक दर्शन पर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिक, सामाजिक और नैतिक विद्रोह की गहरी छाप है। अगली विशेषता है बौद्धिकता। आधुनिक दर्शन बौद्धिक है। अंधविश्वास और विश्वास की अपेक्षा बुद्धि का प्रभाव यहाँ पर दिख पड़ता है। देकार्त पहले चर्च का कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए विश्वास से काम लो। इसके विपरीत देकार्त, स्पिनोजा आदि विचारकों ने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करो। बुद्धि ने जिसे समझा नहीं वह दर्शन के क्षेत्र में नहीं आता। इसी तरह लाइबनिज ने भी बुद्धिवाद का समर्थन किया है। लॉक, बर्कले, ह्यूम ने अनुभववाद का सहारा लिया है। कांट ने बुद्धि और अनुभव दोनों का समन्वय किया है। इस प्रकार से बौद्धिकता पर विशेष जोर दिया है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान का प्रभाव अगली विशेषता है। आधुनिक दर्शन पर विज्ञान का पूरा प्रभाव है। हम जानते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि के आधार पर व्यक्ति अनेक प्रयोग कर सकता है और यहाँ नित नए आविष्कार चल रहे हैं, परंतु धर्म पद्धति में रूढ़िवाद का होना अनिवार्य है। यही कारण है कि विज्ञान से प्रभावित आधुनिक दर्शन बुद्धि की स्वाधीनता को मान्यता देता है और रूढ़िवादिता को नकारता है। पाश्चात्य परंपरा में बुद्धि को ही जीवन का एकमात्र उपकरण मानकर सभ्यता की बुनियाद रखी गई है। इस प्रकार से विज्ञान का प्रभाव आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में नजर आता है। कई सारे सिद्धांत
व्यवहारिकता जो है वो विज्ञान को प्रभावित होकर ही दर्शन के क्षेत्र में, आधुनिक दर्शन के क्षेत्र में लाई गई हैं। आधुनिक दर्शन का विषय जो है, अगली विशेषता वो जो विषय है आधुनिक दर्शन का, वो है स्वयं मनुष्य है। यह मानवतावादी दृष्टिकोण है। मानवतावाद, मनुष्य ही दार्शनिक है। अपने दर्शनों के बीच जो मुख्य विषय है वो मनुष्य ही है। ये आधुनिक दर्शन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है सर्वव्यापकता। आधुनिक दर्शन सर्वव्यापी दर्शन है। यह किसी देश काल विशेष तक सीमित नहीं है। ये आज का विचारक ऐसी बातों पर विचार करता है जिसका संबंध संपूर्ण मानव जाति से है। इसलिए आधुनिक दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय दर्शन माना जाता है। अगली जो विशेषता है वो है व्यक्तिवाद। आधुनिक दर्शन में व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति है। व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जो व्यक्ति के उत्थान पतन पर विशेष ध्यान देता है। यहाँ पर चर्च की प्रभुता से छुटकारा पाकर व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता की उद्घोषणा की है। तब वह पुनर्जागरण के काल के कुछ समय तक तो ठीक रही, किंतु बाद में चलकर उसे व्यक्तिवाद ने अराजकता का जामा पहना दिया। अरस्तु का तर्कशास्त्र जब तक मान्य रहा तब तक विचार क्षेत्र में किसी प्रकार का अनुशासन कायम रहा। यहाँ पर जो व्यक्तिवादिता है वो हावी होती है। व्यक्ति समाज की इकाई है। इसके ही विकास पर संपूर्ण समाज, देश और विश्व का विकास निर्भर है। व्यक्तिवाद कई रूपों में आधुनिक दर्शन में परिलक्षित होता है। अगली विशेषता है वो है आत्मवाद। आधुनिक दर्शन में आत्मवाद की प्रवृत्ति है। आधुनिक दर्शन बाहर देखने की अपेक्षा भीतर झांकने पर जोर देता है। आत्मचिंतन की प्रवृत्ति इसमें है। देकार्त ने आत्मचिंतन से ही अपने दर्शन का आरंभ किया है। उनके अनुसार सत्य की दो विशेषताएं हैं, स्पष्टता और सुबोधता। इसके बाद स्पिनोजा ने भी आत्मवाद की विशेषता उनके दर्शन में नजर आती है। स्पिनोजा ने मन और शरीर में समानांतर संबंध स्थापित करने का दार्शनिक विचार उन्होंने दिए हैं। लाइब्निज ने भी चित्त बिंदु की एक स्वतंत्र आत्मा की तरह स्वतंत्र व्याख्या की है। इसी तरह से लॉक में आत्मवाद की प्रवृत्ति लॉक में भी नजर आती है। बर्कले के दर्शन को आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद कहा गया है। हुम के अनुसार तो प्रत्ययों के प्रवाह के अतिरिक्त अन्य चीजें संदेहात्मक है। इस प्रकार वह पूर्णतः अहमवादी दर्शन हो जाता है। कांट का आत्मवाद तो और भी मुखर है। उनके अनुसार हमारी आत्मा ही आभासिक विश्व की रचना करती है। कांट, फिक्टे, रूसो अपने दर्शन, स्वभाव आदि में आत्मवादी हैं। इस प्रकार से आधुनिक दर्शन की विशेषता आत्मवाद भी कही जाती है। अगली विशेषता है नूतन पद्धतियों का अन्वेषण और प्रयोग। आधुनिक दर्शन कई नई पद्धतियों की खोज और उनके प्रयोग पर विशेष ध्यान देता है। इसमें देकार्त का कथन है कि सत्य की खोज तब तक निष्फल है जब तक किसी पद्धति की मदद नहीं ली जाती। अपने दर्शन में मेथड ऑफ डाउट, शंका पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, मनोवैज्ञानिक पद्धति, एनालिटिक मेथड आदि का पूर्ण प्रयोग उन्होंने किया है। स्पिनोजा ने भी अपने दर्शन में ज्योमेट्रिकल मेथड का सहारा लिया है। संपूर्ण दर्शन को ही उन्होंने ज्यामिति बना दिया है। लॉक ने साइकोलॉजिकल मेथड, हिस्टोरिकल मेथड भी काम में लिया है। बर्कले ने संवाद की पद्धति को बड़े आकर्षक ढंग से प्रयोग किया है। कांट ने समन्वय की पद्धति का प्रयोग दार्शनिक क्षेत्र में किया है। इस तरह से कई नूतन पद्धतियों का प्रयोग नवीन दार्शनिकों ने किया है। अगली विशेषता है ज्ञान मीमांसा। आधुनिक दर्शन ने ज्ञान मीमांसा भी आधुनिक दर्शन की एक देन है। बुद्धिवादियों ने जन्मजात प्रत्ययों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो अनुभववादियों ने इसका खंडन किया। लॉक ने ज्ञानवाद की समस्या को हमारे समक्ष सुलझा कर रखा। उन्होंने ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान के लक्षण, भेद, सीमा आदि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया।
इस ज्ञानवादी धारा की चरम परिणति कांट के दर्शन में होती है। कांट का संपूर्ण दर्शन एक प्रकार का ज्ञानवाद है। ज्ञान मीमांसा पर जोर आधुनिक दर्शन में दिया गया है। अगली विशेषता है समन्वयवादी जो मान्यता है। कुछ लोगों ने आधुनिक दर्शन को समन्वयवादी माना है। उनका कहना है कि आधुनिक दर्शन प्राचीन परंपरा का सर्वथा निषेध करता है, उनकी बुराई का विरोध और उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करता है। आधुनिक विचारक अपने पूर्वगामी विचारकों के तथ्यों की समीक्षा करते हैं और अपने लक्ष्य से स्पष्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी कि समन्वयवादी दृष्टिकोण वो अपनाते हैं। इस प्रकार से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की विशेषताएं से जाहिर होता है कि आधुनिक दर्शन जो है वो बुद्धिवाद, बुद्धि के प्रयोग, व्यक्तिवाद, आत्मवाद और नई नई पद्धतियों के दर्शन में प्रयोग समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण अपनी विशेषताओं से अपने आप में विशिष्ट है। इसके साथ ही ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। शुक्रिया, धन्यवाद।